तो बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है और बहुत सारे एग्ज़ाम भी तुम्हारे नज़दीक होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रायोरिटी, कि तुम प्रायोरिटी क्या चूज़ कर रहे हो। अभी ठंडा आ रहा है, तो तुमको लग रहा होगा कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होगे कि अभी हमसे नहीं होगा। फिर दूसरी जगह कि तुम्हारी जगह पे कोई और स्टूडेंट इसी कोल्ड विंटर में भी उसी रफ्तार में मेहनत कर रहा होगा जिस रफ्तार से पहले कर रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो तुम्हारा अभी सब्जेक्ट है उसके ऊपर कमांड करो, क्योंकि अगर सिलेबस समय पे तुम जनवरी तक कंप्लीट भी नहीं किया है, क्योंकि तुम्हारा पास्ट में तो सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट करना था, अगर अभी भी नहीं किया है तो बहुत प्रॉब्लम होगा। फिर सैम्पल पेपर भी सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंट बिल्ड नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिलेबस को कंप्लीट करना सही समय पे, और प्रायोरिटी चूज करो। जब तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे हाथ से सब चीज़ निकल रहा है, तब जाके तुमको रिग्रेट होगा कि तुमने बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया था, है ना। तो ये सिचुएशंस भी अच्छा है कि अब तुमको रिग्रेट हो रहा है कि तुम्हारा समय निकल गया है। तो अब क्या करो कि अब अपने मेहनत को बढ़ाओ, क्योंकि ये 1 जनवरी और क्रिसमस और ठंडा हर हर एक ईयर्स आएगा। तुम्हारा एग्ज़ाम्स हर एक ईयर नहीं आने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चंस हमारे पास 11 नंबर का, जो हम लोग क्योंकि 10 नंबर तक तो डिस्कस कर लिए थे, तो अब हम लोग 11 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं, जहाँ पे रिस्पायरेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर आ गए। क्योंकि 10 क्वेश्चन मैंने जो कराया था वो न्यूट्रिशन या डाइजेशन से बहुत इनफ है, उसके कॉन्सेप्ट के आसपास तुम पढ़ोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। एंड हम जब सबसे पहले बात करते हैं रिस्पायरेशन के ऊपर, ध्यान से सुनना। जब भी हम रिस्पायरेशन के ऊपर बात करते हैं तो वी नो डैट कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग का बॉडी एनर्जी बनाता है। कैसे एनर्जी बनाता है? वी नो डैट कि हमारा बॉडी खाना को खाता है तो उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अब सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है तो कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म से, जिसको हम ब्रीदिंग का मैकेनिज्म्स बोलते हैं, जो हमारे बॉडी में गैसेस को देने में, एक्सचेंज करने में मदद करता है। क्योंकि हमारा बॉडी ऑक्सीजन ओरिएंटेड है, हमें ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए और एटीपी को फॉर्मेशन करने के लिए भी। तो हम लोग गैस एक्सचेंज कर रहे हैं ब्रीदिंग माध्यम से, और हमारा क्या, ऑक्सीजन बॉडी को मिल रहा है। तो फूड जो सिंपलर सब्सटेंस है, फूड वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, उसके बाद वो एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है और बाय प्रोडक्ट CO2 को रिलीज कर रहा है, और वो CO2 तुम्हारे बॉडी से, नॉस्ट्रल से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे एटीपी का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसी प्रोसेस को रिस्पायरेशन बोलते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में, व्हेन फूड कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? अलग अलग ऑर्गेनिम्स में अलग अलग तरह पे डिपेंड करता है। अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स में अगर हमारे पास एरोबिक हो रहा है, डेट मीन्स के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, तो वहाँ पे सेलुलर रिस्पिरेशन हो रहे होंगे। और मेनली एक बात याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस, दैट मीन्स की ग्लूकोज 6 कार्बन का है तो वो 3 कार्बन पायरुवेट में सब में टूटता है। दैट मीन्स कि ग्लाइकोलाइसिस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा होगा, बशर्ते हमारा एनारोबिक रिस्पिरेशन में। तो हमको यही ध्यान रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही, और एरोबिक में भी ग्लाइकोलाइसिस होगा, पर डिपेंड करेगा कि अगर ऑर्गेनिम्स में ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो हमारा वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, अदरवाइज वो इथेनॉल, मतलब दैट मीन्स कि इथेनॉल बनाएगा, या फिर ईस्ट में हो रहा होगा। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग आगे जाते हैं। आई थिंक मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ, पर बातों को सुनोगे तो तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी पता चल रहा होगा। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पिरेशन इन ईस्ट? तो सिंपल सा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो रहा ही होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पता है कि एनारोबिक रिस्पिरेशन में एटीपी कम बनता है, 2 एटीपी के आसपास बन रहा है, और ईस्ट में हमारे पास ईस्ट अल्कोहलिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है। मसल्स में क्या होता है? मसल्स में हमारा क्या होता है? लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है। मसल्स में क्रैम्प कब आता है? जब तुम विग्रस एक्सरसाइज करते हो, उस वक्त क्या होता है? लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। उसी तरीका से ईस्ट के अंदर जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अल्कोहलिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक रिएक्शन है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को एनारोबिक रिस्पिरेशन में कैसे होता है? तो जैसा कि पता होना चाहिए, ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होता है? इथेनॉल में, और CO2 बनता है और एनर्जी बनता है। जो मैंने बातें किया वही यहाँ पे है इसका आंसर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा। अब उसके बाद हमारे पास है कि पाथवेज बताना है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन का। तो अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा तो उसको हम एरोबिक रिस्पिरेशन बोलेंगे। ग्लूकोज हमारा सबसे पहले पायरुवेट में टूटेगा 3 कार्बन में, 6 कार्बन से 3 कार्बन में टूटेगा। उसके बाद वो CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा, और बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी बनाएगा, 38 एटीपी के आसपास बन जाएगा। पर अगर ऑक्सीजन एब्सेंस होगा तो 2 कंडीशन हम बोल सकते हैं, कि अगर एक लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, एक एब्सेंस होगा। मसल्स के अंदर ऑक्सीजन का कमी होता है। जब तुम एक्सरसाइज करते हो तुम्हारा बॉडी उतना ऑक्सीजन एक्यूमुलेट नहीं कर पाता है जितना ऑक्सीजन तुम्हारे बॉडी को चाहिए। अगर ऑक्सीजन उतना एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगा तो तुम्हारा बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, जिसके कारण से विग्रस एक्सरसाइज में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन आएगा, तुम्हारे बॉडी में क्रैम्प आएगा, तुमको हॉट वाटर बाथ लेना पड़ेगा, मसाज करना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा पहले से वहाँ पे जो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हुआ है वो कम हो जाए और तुमको रिलैक्सेशन महसूस हो। और उस केस में क्या होता है कि कम एनर्जी बनता है,
और लैक्टिक एसिड, इसी को बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मसल्स का क्रैम्प, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कब होता है, ये हमारा होता है जब ग्लूकोज हमारा इथेनॉल बनाएगा, CO2 बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, और कहाँ पे होता है, ईस्ट के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप द मसल्स ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। लैक्टिक एसिड बहुत बार मैंने बोला है, ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन लीडिंग टू क्रैम्प। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, तो ये फिर से रेपिटेटिवली क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ना हाइड्रोजन ना नाइट्रोजन ना ऑक्सीजन, है ना, तो इसी को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन इन ईस्ट। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्बुलाई एंड व्हाई एल्बुलाई आर रिचली सप्लाई इन ब्लड वेसल्स। हमको सबसे पहले क्वेश्चन का बोला है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्बुलाई, आखिर जो एल्बुलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, वो व्हाई आर एल्बुलाई आर रिचली ब्लड सप्लाई विद ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले मेरा बात समझना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि एक सबसे पहले बॉडी है हमारे पास, ठीक है सर, एक बॉडी है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को पता है ये नॉस्ट्रिल्स है, यहाँ पे ट्रैकिया, उसके बाद हमारे पास इसोफेगस, और यही रीजन पे हमारे पास अगर थोरासिक कैविटी पे जाते हैं तो हमारे पास कुछ लंग्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास क्या है कि एल्वुलाई बनता है ना, एल्वुलाई मतलब बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे। अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। और ब्लड वेसल्स कौन सा, कैपिलरीज होते हैं, क्योंकि कैपिलरीज क्या करते हैं, मेन काम होता है गैसेस को एक्सचेंज करना। तो एल्वुलाई आर टाइनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स, पहला पॉइंट ये लिखना है तुमको। ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल एयर डिफ्यूजेज इनटू ब्लड थ्रू थिन एल्वुलर वॉल्स, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, एल्वुलर वॉल्स। दैट मीन्स कि ये पतला पतला एल्वुलाई के पास बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं जहां से गैसेस एक्सचेंज होता है, तुम ठीक है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना कि तुम्हारे गैसेस जो एक्सचेंज हो रहे हैं बॉडी में, वो पार्शियल प्रेशर के कारण हो रहे हैं। तो हमको यहाँ से समझ में आ गया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में एक तरह से यूजफुल है। दैट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड तो बॉडी में बन रहा है, ऑक्सीजन बॉडी से रिमूव हो रहा है। तो हमारे पास सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या समझ में आया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का खेला है। दैट मीन्स कि एयर से हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो सेलुलर रेस्पिरेशन के वक्त बन रहा है, जो हम मेरे बॉडी से निकलना है। अब निकलना है तो ऑक्सीजन को तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन चाहता है ताकि वो ATP बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो कैपिलरीज जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। और वो हमारे पास क्या करेगा, ध्यान से सुनना, जैसे हमारे पास ये कैपिलरीज है, यहाँ पे हमारे पास आ गया ऑक्सीजन, और हमारे पास यहाँ से मान लो CO2 बाहर चला गया, फिर से वो नॉस्ट्रिल से बाहर निकल रहा है। तो ये प्रोसेस लगातार हो रहा है। ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा, ब्लड के साथ मिक्स होगा और हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बनाएगा, और वो ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच रहा है हमारा, इस तरीके से एनर्जी बन रहा है, और फिर से वो CO2 को भी वापस ला रहा है। क्योंकि तुमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये देखा था कि हार्ट कैसे पंप करता है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड डिफ्यूजेज इनटू द एल्वुलाई एंड एयर एंड इज एक्सहेल्ड। कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड से डिफ्यूज हुआ है और वो बाहर आ जाएगा। एल्वुलाई में क्या ऐसा खासियत है, सबसे पहले उसमें मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज होता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तुम्हारे बुक में एक्यूरेट नहीं दिया हुआ है, पर 80 मीटर स्क्वायर के आसपास होता है। डेट मीन्स कि एक एल्वुलाई अगर पूरी तरीका से उसको बॉडी से बाहर निकाला जाए ना, तो सारे एल्वुलाई को 80 मीटर स्क्वायर का स्पेस को वो ले सकता है ना। तो अगर हम देखते हैं कि इसमें कंटिन्यूस सप्लाई होता है ऑक्सीजन का, रिमूवल होता है CO2 का। दैट मीन्स कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी में, अगर हम बात करते हैं कि बॉडी को तो चाहिए ही कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इतना बॉडी का एनर्जी ही डिमांड है। तुम सोच लो, सिर्फ सांस छोड़ना एक पैसिव प्रोसेस है, बाकी तुम जितना चीज कर रहे हो बॉडी में, उसमें सब चीज में एनर्जी चाहिए। तो ऑक्सीजन चाहिए तभी तो ATP बनेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिस्पायरेशन इन प्लांट इज इनकरेक्ट, या करेक्ट है ना, तो करेक्ट पूछा है। तो जैसा कि दिख रहा है, रिस्पायरेशन इन प्लांट अकर ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, गलत है ना। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एनर्जी ओरिएंटेड, एनर्जी मेकिंग प्रोसेस है, तो वो तो हमारे बॉडी में भी पूरा दिन हो रहा है, प्लांट्स के अंदर भी पूरा दिन होगा। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिस्पायरेशन इन प्लांट सेल्स। क्या ऑक्सीजन, ये गलत हो गया ना, क्योंकि रिस्पायरेशन के लिए तो प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए और हमें भी ऑक्सीजन चाहिए। ओनली लिप्स कैरी आउट रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिस्पायरेशन इन प्लांट, अच्छा हमको बताओ क्या लिप्स में ही खाना बनेगा, नहीं, तो सारे को ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अब हमारे पास है बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन अकर इन लिप्स ड्यूरिंग द डे, ये सही है ना। ओनली लिप्स कैरी आउट रिस्पायरेशन इन प्लांट, ये तो गलत हो गया। फोर्थ क्या है, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन अकर इन लिप्स,
इन द डे के समय में कहाँ पे हो रहा है, लिप्स में हो रहा है, ये बात याद रखना। प्लांट्स, इसमें इससे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है कि प्लांट कैरी आउट बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन ड्यूरिंग द डे बट ओनली रिस्पायरेशन एट नाइट। पर ध्यान से सुनना, नाइट के समय में लाइट नहीं होता है, इसीलिए वो सिर्फ रिस्पायरेशन करता है, वो क्या नहीं करता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में लाइट चाहिए, तो रिस्पायरेशन डे में भी हो रहा है, नाइट में भी हो रहा है ना। ये कॉन्सेप्ट था। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ह्यूमन हार्ट। अब देखो ह्यूमन हार्ट, तो हमारे पास ह्यूमन हार्ट है और क्वेश्चन 18 हमारा ह्यूमन हार्ट के साथ डील कर रहा है। तो ह्यूमन हार्ट के पास 4 चैम्बर होता है, पहला चीज, और कुछ वेंटिकल्स दैट मीन सेप्टम से वो डिवाइडेड होते हैं, चैम्बर्स में डिवाइडेड होते हैं, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड सेपरेट रहे, ताकि मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन बन सके, क्योंकि अगर सेपरेशन नहीं होगा तो मैक्सिमम अमाउंट में गैसेस नहीं बनेगा, मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी नहीं बनेगा। पॉइंट हमारे पास है कि ये सेप्टम हमारे पास जो प्रेजेंट होता है, ध्यान से सुनना, जैसे कि हमने इसको बोल दिया एट्रियम, है ना, ये एट्रियम है हमारे पास, तो हम इसको लेफ्ट बोल दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम बोलेंगे, है ना, इसको राइट एट्रियम बोलेंगे, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे अब हमारे पास नीचे क्या होता है, वेंटिकल्स होता है, नीचे क्या होता है, वेंटिकल्स होता है, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे सेप्टम्स होते हैं। अब ध्यान से सुनना, एट्रियम्स के बीच में जो सेप्टम्स होंगे ना, एट्रियम्स के बीच में जो सेप्टम होंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम, है ना। अब ध्यान से सुनना, ये वाला जो है हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकल हो गया। तो ये तुमको एग्जैक्ट नाम नहीं याद रखना, बस याद रखना कि सेप्टम प्रेजेंट होते हैं, बस पहले अभी इतना समझ लो कि सेप्टम प्रेजेंट होते हैं, बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं। दो चीज, बल्ब्स क्या करते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड अगर पास हो रहा है तो वहां पे क्या करेंगे, बल्ब्स प्रिवेंट करेंगे ताकि बैक फ्लो ब्लड का ना हो। ऑक्सीजनेटेड में तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, प्रेशर होता है, जहाँ पे बल्ब्स नहीं हो रहे हैं। पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जहां से पास हो रहे होंगे, जो भी वेंस से, दैट मीन्स कि अब तुम समझ पा रहे होगे कि हमारे पास दो मेन तरह का वेंस है, एक पल्मनरी वेंस, एक पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी वेंस का काम होता है हमारे बॉडी के अंदर एक एक्सेप्शनली अगर देखा जाए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक नोट पॉइंट कि पल्मनरी वेंस का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। तो हमारे पास पॉइंट ये है कि सिर्फ पल्मनरी वेंस ही एक्सेप्शन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, बाकी जितने भी वेंस है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट समझ जाना। दूसरा पॉइंट, जो हमारे पास पल्मनरी आर्टरी है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, पर पॉइंट हमारे पास है कि जितने भी आर्टरी हमारे पास है वो सारे हमारे पास कौन सा ब्लड को कैरी कर रहे हैं, वो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं। ये याद कर लो तुम। अब यहाँ से एक पॉइंट तो हमको क्लियर हो गया कि हमारे पास पल्मनरी वेंस लेफ्ट एट्रियम में लाता है हार्ट से पंप करके ब्लड को, डेट मीन्स कि यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आया। और कौन लाया सर, पल्मनरी वेंस ने लाया। आगे गया, आगे गया, और ये आगे जाके हमारे पास अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में बहुत छोटे छोटे कैपिलरीज, वेंस और आर्टरीज के थ्रू क्या हो गया, ये ब्लड को ट्रांसफर कर दिया पूरे बॉडी से। अब क्या होगा कि हमारे पास CO2 रिच ब्लड अब आएगा, CO2 रिच ब्लड अब आएगा। और CO2 रिच ब्लड किसके माध्यम से आता है, वेना केवा के मदद से, है ना। और वेना केवा के मदद से ये हमारे पास आएगा राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल्स में। फिर पल्मनरी आर्टरी बोलेगा रुक मेरा काम है अभी, ये पल्मनरी आर्टरी हार्ट के पास लेके जाएगा और फिर से ब्लड पंप होगा और फिर से पल्मनरी वेन से यही प्रोसेस होगा। क्या मेरा बात समझ में आ गया। तो हमने क्या बोला कि पल्मनरी वेंस एक एक्सेप्शनल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, बाकी जितने भी वेंस है वो क्या कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। पल्मनरी आर्टरी एक एक्सेप्शनल है जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, बाकी सारे आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। हमारे पास पॉइंट है कि पल्मनरी वेंस, डेट मीन्स कि पल्मनरी वेंस ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लाया, फिर उसके बाद वो उन्होंने क्या किया, यहाँ से उन्होंने क्या किया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में डाला, फिर अरोटा पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद अरोटा पूरे बॉडी टिश्यूज से, अब यहाँ पे तुम लिख सकते हो बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज से क्या आया, CO2 रिच ब्लड। वो कहाँ पे आया सर, वेना केवा में आया। वेना केवा से कहाँ गया, राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी। बोला मेरा भी कुछ काम है अभी रुक। तो पल्मनरी आर्टरी ने क्या किया, हार्ट के पास भेजा और हार्ट हमारा फिर से उसको ऑक्सीजनेटेड करके पल्मनरी वेन से भेज दिया। तो ये प्रोसेस हमारे बॉडी में हार्ट में होता है। अब इतना चीज़ें को याद रखने के बाद अब हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मनरी आर्टरी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखो अभी। तो राइट एट्रियम, देखो राइट एट्रियम यहाँ पे है, क्या रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स फ्रॉम पल्मनरी आर्टरी, गलत है ना। पल्मनरी आर्टरी क्या रिसीव करता है, पल्मनरी आर्टरी हमारा रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, तो ये तो हमारा सही हो गया, है ना। अब उसके बाद है राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी थ्रू वेना केवा। राइट एट्रियम क्या कर रहा है, देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, मेरा बात ध्यान से सुनो। राइट एट्रियम रिसीव कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी थ्रू वेना केवा, सही बात है कि नहीं। अभी तुरंत मैंने बोला था वेना केवा पूरे बॉडी टिश्यूज से ला रहा है भाई, ला रहा है। वेना केवा के साथ और भी छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, जो कैपिलरीज है, वेंस है, जो ला रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, बट वेना केवा लाया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और राइट एट्रियम में भेजा। मैंने ये बात को बताया और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तुम कम पढ़ के खुश हो सकते हो, तुम अच्छा से नहीं कर सकते हो। तुम देखो कि मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट पता होता है कि कोई भी एजुकेशनल वीडियो पे व्यूज बहुत कम जाते हैं, फिर भी मैं इतना इफर्ट देके अगर एक क्वेश्चन को करा रहा हूँ तो तुमको भी सुन के अच्छा से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि जो टफ टॉपिक है वहीं से क्वेश्चन आते हैं, और मैं जो करा रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन आएंगे। मैं, क्योंकि मेरे को अपने इफर्ट पे विश्वास है और तुमको ये ध्यान से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हट वाला क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन है, मैंने इसके ऊपर 3 से 4 मिनट दिया है। वाई आई एम गिविंग दिस टाइम, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, बात खत्म है। अब आगे देखो, तो राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी थ्रू वेना के बाद, ठीक है, सही हो गया। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अरोटा एंड सेंड टू इट्स बॉडी। अब देखो लेफ्ट एट्रियम हमारे पास क्या ट्रांसफर कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल ट्रांसफर कर रहा है भाई अरोटा के पास, इसलिए ये गलत हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बीएनसी सही हो गया। अब करेक्ट में कुछ कुछ बात याद रख लो। राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी वाया वेना केवा, वेरी गुड पॉइंट। एंड लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम क्या कर रहा है सर, लेफ्ट एट्रियम कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास। क्या मेरा बात समझ में आ गया? बहुत एनर्जी लगा है, इसलिए तुमको आना भी चाहिए। अब हम लोग आते हैं 90 नंबर के क्वेश्चंस के ऊपर। रीजन है ना, 90 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तुमको 2019, 2020, 2022, 2024 में देखने को मिले थे। सबसे पहला हम लोग बात करते कुछ और भी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास हार्ट है ना, ठीक है सर, हार्ट में क्या होता है, वी नो डैट कि ऊपर वाला हमारे पास क्या था, एट्रियम था, है ना, नीचे वाला हमारे पास वेंट्रिकल्स था, ठीक है। ऊपर वाला इधर लेफ्ट बोल दिए तो इधर राइट एट्रियम हो गया, इधर लेफ्ट बोल दिए तो राइट वेंट्रिकल्स हो गया। तो ये एलवी और ये आरवी, एलए और आरए। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये क्या होता है, थोड़ा सा मस्कुलर होता है। डेट मीन्स कि वी कैन से डेट कि एक तो लार्जर होता है, एट्रियम के कंपेयर में इसका साइज बड़ा होता है, और साथ के साथ मस्कुलर नेचर होता है, मतलब डेट मीन्स कि थोड़ा थिकनेस ज्यादा होता है। अब पॉइंट हमारे पास है द मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर देन दोज ऑफ एट्रिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास मस्कुलर वॉल्स है वेंट्रिकल्स का आर थिकर देन दोज ऑफ एट्रिया। क्यों? वेंट्रिकल्स पंप ब्लड टू लॉन्गर डिस्टेंस लंग्स और बॉडी। अब देखो यहां से जो ब्लड है ये तो इसको सिर्फ यहां तक भेजना था। अगर हम बात करते हैं कि राइट वेंट्रिकल्स को ब्लड को आगे अरोटा में भेजना है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं लॉन्गर डिस्टेंस में भेजना है, तो एक तो ये हमारा थिक तो होगा, साथ के साथ हमारा क्या होगा, थिक के साथ हमारा ये थोड़ा बड़ा होता है ना। और एंड स्ट्रॉन्गर मस्कुलर वॉल्स, पहला रीजन हो गया। अब जैसे याद करो, मैंने पल्मनरी वेंस पल्मनरी आर्टरी का कहानी सुनाया था, और मैंने बार बार बोला था कि पल्मनरी वेंस एक एक्सेप्शनल वेंस है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, ठीक है सर। बाकी जितने भी वेंस होते हैं वो कौन सा ब्लड कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। पल्मनरी आर्टरी एक्सेप्शनल था जो हमारे पास क्या कर रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा था। बाकी जितने भी आर्टरी होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। समझ में आ गया? तो आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स, किस लिए? क्योंकि अगर हमारा हाई प्रेशर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा ना तो रप्चर हो जाएगा आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज का काम होता है, मैक्सिमम आर्टरीज क्या करते हैं, हाई मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी। इसीलिए उसका जो वॉल्स होता है डेट मींस उसमें थिक और इलास्टिक वॉल्स होते हैं। उसके पाइप जो होंगे वो एक तो थिक होंगे और इलास्टिक होंगे, डेट मींस कि ज्यादा मजबूत होंगे एज कम्पेयर टू वेंस, क्योंकि वेंस को बेचारा को डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करना होता है, इसलिए वेंस में बल्ब्स होते हैं, है ना, वहां पे बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो बैकफ्लो से बचाते हैं। एक दो क्वेश्चन और आ सकता है। तुमने ये डायग्राम में देखा होगा कि तुम देख सकते हो कि पल्मनरी आर्टरी जो होता है वो हार्ट के टूवर्ड लेके जा रहा है ब्लड को, पल्मनरी वेंस क्या है, अवे फ्रॉम हार्ट लेके जा रहा है। ये भी एक ऑब्जर्वेशन तुम्हारा होना चाहिए, है ना। अब ध्यान से सुनना। और एक चीज और तुम सोच सकते हो कि बॉडी टिश्यूज से ब्लड कौन लेके आ रहा है,
दैट मीन्स कि पल्मोनरी वेंस CO2 को बॉडी टिश्यूज की तरफ लेके कौन जा रहा है? आर्टरीज, है ना, क्योंकि आर्टरीज हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, तो हमारा वो लेके जा रहा है, दैट मीन्स कि बॉडी टिश्यूज की तरफ ऑक्सीजन को लेके जा रहा है। वेंस क्या कर रहा है? बॉडी टिश्यूज से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है, कहाँ पे? हार्ट की तरफ। तो वेंस किधर जाता है? टुवर्ड्स हार्ट, है ना, सारे वेंस। जब वेंस का बात करते हैं, आर्टरीज अवे फ्रॉम हार्ट, है ना, ताकि क्योंकि आर्टरी क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर पल्मोनरी वेंस पल्मोनरी आर्टरी रहा तो फिर चीजों को बदल देना है। पल्मोनरी वेंस क्या कर रहे हैं? अवे फ्रॉम हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं। पल्मोनरी आर्टरी क्या करे? कंफ्यूज नहीं होना है, बातों को सुनना है रिपीट करके। पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रहा है? ये हमारा टुवर्ड्स हार्ट लेके जा रहा है, पर जितने भी आर्टरी होते हैं वो अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। जितने भी वेंस होते हैं वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, इसलिए वो टुवर्ड्स हार्ट लेके जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स डिफर फ्रॉम टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। क्यों? सबसे पहले समझो कि जो हमारा एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है, उसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, वहीं पे टेरेस्ट्रियल वार्म ब्लडेड होता है और डबल सर्कुलेशन होता है। हम लोग वार्म ब्लडेड है, हमारे बॉडी का एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है, हमारे बॉडी में एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बनाया गया, एक होम्योस्टेटिस को बनाया गया। होम्योस्टेटिस का मतलब एक इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, एक इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करके रखने का क्षमता हमारे बॉडी के अंदर है, इसीलिए हम लोग वार्म ब्लडेड है। अब जब हम लोग वार्म ब्लडेड है तो हमारे अंदर क्षमता है कि किसी भी चीज को हम लोग एक कांस्टेंट रख सकते हैं। थोड़ा सा भी टेम्परेचर का फ्लक्चुएट आता है तो तुम क्या बोलते हो? तुमको फीवर आ रहा है, तुम्हारा तबियत खराब हो रहा है। पर क्या रेप्टाइल्स को देखे हो कपड़ा पहन के रहते हुए कभी? क्या कोई भी ऐसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को देखे हो कि वो क्लॉथ्स वेयर किया है? नहीं, क्योंकि वो अपने बॉडी को इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, उसको इसलिए हम कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। इसीलिए उसमें सिंगल सर्कुलेशन से भी काम हो जाता है, क्योंकि लोअर ऑर्गन्स है, हम लोग एक कॉम्प्लेक्स हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स है। तो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स आर मोस्ट कोल्ड ब्लडेड हैव सिंगल सर्कुलेशन, वहीं पे टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में वार्म ब्लडेड है, डबल सर्कुलेशन होता है, बॉडी कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एटीपी चाहिए, जिसके कारण से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है ऑक्सीजन लेवल को। अब ध्यान से सुनना, लास्ट क्वेश्चन देखना। लिम्फ होता क्या है, कैसे ये डिफर है ब्लड से? लिम्फ का कलर पहले कैसा है? पेल येलो कलर का होता है। दैट मीन्स कि ये फ्लूइड जो फॉर्म होता है प्लाज्मा के लीकेज के कारण फॉर्म होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ ब्लड वेसल्स है, जैसा कि तुमको पता है कि तुम्हारे ब्लड में हमारे पास होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, और होते हैं तुम्हारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट के साथ साथ प्लाज्मा होते हैं। सर फॉर्म्ड एलिमेंट का क्या मतलब होता है? हमारे पास आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा हमारे पास 90% इसमें वाटर कंटेंट होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ब्लड कैपिलरीज से जब हमारा क्या होता है, लीक आउट होता है, जब प्लाज्मा लीक आउट होता है, या मान लो ब्लड फ्लो कर रहा है, अरे ब्लड तो एक ब्लड है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, है ना, और जहाँ पे प्लाज्मा भी है, तो जब ये लीक आउट करता है, प्लाज्मा जब लीक आउट करता है तो लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। कहाँ से? ब्लड के कैपिलरीज से, ब्लड के कंपोनेंट से जब प्लाज्मा लीक आउट करते हैं ब्लड वेसल से, तो लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। ब्लड और लिम्फ में कुछ अंतर है, ध्यान से सुनना। ब्लड में तो हमारे पास आरबीसी होंगे, डब्ल्यूबीसी होंगे, प्लेटलेट्स होंगे, पर लिम्फ में डब्ल्यूबीसी होंगे, कोई भी आरबीसी प्लेटलेट्स नहीं होंगे। देखो ब्लड में प्रोटीन कंटेंट का बात करते हैं ज्यादा होता है, वहीं पे लिम्फ हमारा लो प्रोटीन कंटेंट होता है। ब्लड लाल कलर का होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और लिम्फ पेल येलो कलर का होता है। फ्लो इन अ ब्लड वेसल्स, और ये हमारे पास लिम्फ वेसल्स में फ्लो करते हैं, है ना। फंक्शंस क्या है लिम्फ का? डाइजेस्टेड फैट्स को ट्रांसपोर्ट करना, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद रिटर्न टिश्यूज फ्लूइड टू ब्लड। अब ध्यान से सुनना, एक मैकेनिज्म होता है जब तुम्हारे बॉडी में ब्लड का प्रॉब्लम हो, दैट मीन्स कि ब्लड के कंडीशंस में थोड़ा डिसबैलेंस हो, तो हमारा उस वक्त लिम्फ बहुत काम करता है, वो फिर से टिश्यू फ्लूइड दैट मीन्स कि ब्लड में जाता है और ब्लड के कॉम्पोजिशन को, ब्लड के लेवल को बैलेंस करता है। तो रिटर्न टिश्यूज फ्लूइड टू ब्लड, और इम्यूनिटी में तो खैर मदद करता ही है। ठीक है, तो आज का हम लोग सेशन यहीं पे रखते हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं चीज़ों को भगा नहीं सकता हूँ, मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी फास्ट में निकाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं वो करूँगा तो आई थिंक मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, इसीलिए मैं चीज़ों को आराम आराम से बताता हूँ। और अगर इससे 10 लोग भी सीख रहे हैं, 10 से 12 स्टूडेंट भी वो सीख रहे हैं जिसको ये सारा चीज़ का ज़रूरत है, दैट इज़ माई अचीवमेंट। तो ये सारी चीज़ों को याद रखना है, एनसीईआरटी को रीड करो क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, और भी सारे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो। और अगर तुमको अभी डर लग रहा है, तुमको लग रहा है कि तुम्हारे हाथ से सब चीज़ निकल रहा है, तो ये एक अच्छा फेज है, क्योंकि जब सब चीज़ अच्छा चलता है तो उस वक्त तुम सही तरीक़ा से काम नहीं करते हो, उस वक्त तुमको सब कंफर्ट लगता है। अब एग्जाम नज़दीक आ रहा है, जब तुमको लग रहा है तुम्हारे हाथ से सब चीज़ निकल रहा है,
तो तुमको फ़ियर ये सारा चीज़ को कराएगा, ये तुम एग्ज़ाम के लिए तुमको तैयारी कराएगा, ये अच्छा चीज़ है। तो हम बार-बार बोलते हैं फ़ियर इज़ अ वेरी गुड थिंग्स, और जब तुमको लग रहा है तुम्हारे हाथ से सब चीज़ निकल रहा है, तो तुम सब चीज़ वो करोगे जो तुमको वो तुम्हारे हाथ में आने में मदद करेगा। आई होप कि आज का बात तुमको समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम लोग और भी क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू।